अक्सर लोग इन विषयों को सिर्फ शिक्षक बनने वाली परीक्षाओं तक सीमित कर देते हैं। हाँ, एक सिलेबस की तरह रट लेते हैं बस। बिल्कुल, लेकिन आज का हमारा मिशन कुछ और है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम वो इंसान कैसे बने जो आज हैं। हमारा विकास केवल एक सीधी रेखा में ऊपर की तरफ नहीं गया है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक पहलुओं का एक बहुत ही जटिल जाल है। तो चलिए इसे समझते हैं। और इसे समझने के लिए हमें उस नज़रिए को पीछे छोड़ना होगा जहां हम विकास का मतलब सिर्फ बच्चे की लंबाई बढ़ना या उसका वजन बढ़ना मान लेते हैं। सही बात है। हम आज उन बारीकियों में जाएंगे जो दिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी शारीरिक कमजोरी किसी के सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो इसी सबसे स्पष्ट आयाम से शुरुआत करते हैं, यानी शारीरिक विकास। इन नोट्स को पढ़ते हुए मैंने एक दिलचस्प बात नोटिस की। अच्छा, क्या? हम आमतौर पर मानते हैं कि शरीर का बढ़ना मतलब हड्डियों और मांसपेशियों का मजबूत होना। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक ये विकास एक विस्फोट की तरह होता है और लड़के और लड़कियों में इसकी गति अलग होती है। तो अगर मैं इसे एक आसान तरीके से देखूं, तो क्या ये शारीरिक विकास एक गगनचुंबी इमारत की नींव रखने जैसा नहीं है? मतलब शरीर मजबूत होगा तभी तो बाकी की इमारत खड़ी होगी ना। मैं आपकी इस नींव वाली एनालॉजी से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, सच कहूं तो। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं तो सोच रहा था ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। क्योंकि देखिए, नींव एक रुकी हुई अस्थिर चीज होती है ना। आप नींव डाल देते हैं और वो वहीं रहती है। लेकिन हमारा शारीरिक विकास बहुत सक्रिय है। इसे एक नींव मानने के बजाय एक डेटा केबल या सेंसर नेटवर्क की तरह समझना चाहिए। शरीर सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये दुनिया से जानकारी बटोरने का एक टूल है। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। शरीर जानकारी कैसे बटोर रहा है? वो काम तो दिमाग का है ना? हाँ, दिमाग जानकारी को प्रोसेस करता है, लेकिन वो जानकारी उस तक पहुंचती कैसे है? शरीर के जरिए? बिल्कुल, शरीर के जरिए। रिसर्च दिखाती है कि जब एक बच्चा रेंगना शुरू करता है तो वो सिर्फ अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। जब वो रेंगता है तो उसकी आंखें और हाथ एक साथ काम करते हैं। अच्छा। इससे उसके दिमाग में डेप्थ परसेप्शन यानी गहराई और दूरी का अंदाजा लगाने की क्षमता विकसित होती है। अगर बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, मान लीजिए उसे सही पोषण नहीं मिला या वो लगातार बीमार रहता है, तो वो रेंग कर दूर तक नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि अगर वो दूर तक रेंग कर नहीं गया तो उसने अपने आसपास के माहौल को एक्सप्लोर ही नहीं किया। बिल्कुल। और अगर उसने एक्सप्लोर नहीं किया तो उसके दिमाग को वो डेटा नहीं मिला जो दूरियों और आकारों को समझने के लिए जरूरी था। बाप रे। यहाँ शारीरिक विकास में आई एक रुकावट ने सीधे तौर पर उसके दिमाग की वायरिंग को धीमा कर दिया। पोषण और स्वास्थ्य सिर्फ शरीर को बड़ा नहीं करते, वो दुनिया को आजमाने के मौकों को बढ़ाते हैं। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब शरीर दुनिया को अनुभव करने की एक मशीन है, और जब ये मशीन काम करने लगती है, डेटा इकट्ठा करने लगती है, तब बात आती है हमारे संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। एकदम सही ट्रैक पर हैं आप। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसमें सोचना, याद रखना, समस्या सुलझाना और कल्पना करना शामिल है। सही कहा। जब शरीर सेंसर्स के जरिए दुनिया का डेटा दिमाग तक पहुंचाता है, तब दिमाग उस डेटा को छांटना और समझना शुरू करता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जिस थियरी का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं उसमें जीन पियाजे का काम बहुत महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे? हाँ, उनका नाम काफी सुना है। पियाजे ने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही थी। उन्होंने कहा कि बच्चे छोटे वयस्क या मिनी अडल्ट्स नहीं होते। इसका क्या मतलब हुआ? क्या उनका दिमाग हमारे दिमाग का बस एक छोटा वर्जन नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होता है। मतलब क्वालिटी ही अलग होती है। हाँ, एक 3 साल का बच्चा सिर्फ कम नहीं जानता, हाँ। वो अलग तरीके से जानता है। पियाजे ने इसके लिए स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया था। आप स्कीमा को दिमाग के अंदर रखे छोटे छोटे फोल्डर या फाइलिंग कैबिनेट समझ सकते हैं। जैसे किसी कंप्यूटर में हम अलग अलग फाइलें रखते हैं। बिल्कुल वही चीज। मान लीजिए एक छोटे बच्चे ने पहली बार एक कुत्ता देखा। उसके दिमाग ने एक फाइल या स्कीमा बना लिया कि 4 पैर, पूंछ और जो भौंकता है वो कुत्ता है। ठीक है। अब अगले दिन वो एक गाय देखता है। गाय के भी 4 पैर हैं और एक पूंछ है। बच्चा गाय की तरफ इशारा करके कहता है कुत्ता। हाँ। क्योंकि वो नई जानकारी को अपनी पुरानी फाइल में फिट करने की कोशिश कर रहा है। सटीक। इसे पियाजे की भाषा में एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन फिर कोई इसे बताता है कि नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ये गाय है, ये भौंकती नहीं, रंभाती है। तब तो उसकी फाइल गड़बड़ होगी। ओडेशन कहते हैं। अच्छा।
और यही वो तरीका है जिससे इंसान का संज्ञानात्मक विकास होता है। लगातार नई फाइलें बनाना और पुरानी फाइलों को अपडेट करना। ये फाइलिंग सिस्टम वाला उदाहरण चीजों को बहुत साफ कर देता है। और इन नोट्स में एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, अनुभव और भाषा का तालमेल। एक आग का उदाहरण अक्सर चर्चा में रहता है। बच्चा आग को छूता है, जलता है और फिर समझ जाता है कि आग गर्म होती है। अगर हम इस फाइलिंग सिस्टम से जोड़ें तो क्या हुआ? दिमाग ने तुरंत एक नई फाइल बना ली कि आग से खतरा है। बिल्कुल। वहां जो हुआ वो न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। बच्चे के अनुभव ने सचमुच उसके दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच एक नया रास्ता या वायरिंग बना दी। आग मतलब दर्द। अब वो दोबारा उसे नहीं छुएगा। लेकिन यहाँ भाषा की क्या भूमिका है? नोट्स बताते हैं कि भाषा का विकास भी इसी कॉग्निटिव हिस्से में आता है। रुकिए, क्या भाषा सिर्फ इन फाइलों का नाम रखने के काम आती है या इसका काम कुछ और भी है? मुझे ये हिस्सा थोड़ा उलझा हुआ लगता है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। भाषा सिर्फ चीजों का नाम रखने का टूल नहीं है, ये एक कॉग्निटिव एक्सेलरेटर है। कॉग्निटिव एक्सेलरेटर? हाँ, जरा सोचिए, अगर भाषा न हो तो हर इंसान को आग के बारे में सीखने के लिए खुद जलना पड़ेगा। अरे बाप रे, वो तो बहुत खतरनाक होगा। है ना? लेकिन जब भाषा विकसित हो जाती है तो कोई दूसरा व्यक्ति बच्चे को सिर्फ शब्दों के माध्यम से बता सकता है कि आग गर्म है, पास मत जाना। मतलब भाषा हमें बिना कोई शारीरिक जोखिम उठाए दूसरों की बनाई भी फाइलों को कॉपी पेस्ट करने की आजादी देती है। क्या बात है, बिल्कुल सही। भाषा हमें दुनिया को अपनी यादों में सहेजने, अमूर्त चीजों की कल्पना करने और दिमाग के अंदर ही समस्याओं को सुलझाने की ताकत देती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो चीजों को छुए बिना ही सिर्फ शब्दों और ख्यालों में उनके बारे में सोच सकता है। अनुभव उसे कच्चा डेटा देते हैं और भाषा उस डेटा को एक व्यवस्थित ज्ञान में बदल देती है। तो पहले हमारे शरीर रूपी सेंसर ने डेटा इकट्ठा किया, फिर हमारे दिमाग ने स्कीमा और भाषा के जरिए उस डेटा की फाइलें बनाई और दुनिया को समझना शुरू किया। बिल्कुल। अब इंसान शारीरिक रूप से सक्षम है और चीजों को समझ भी रहा है, लेकिन हम एक आइसोलेशन या खाली कमरे में तो रहते नहीं है। यहीं से बात तीसरे और शायद सबसे जटिल आयाम की ओर मुड़ती है, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। और ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा घर्षण या फ्रिक्शन होता है। वो क्यों? क्योंकि जब दिमाग दुनिया की भौतिक चीजों जैसे आग, पानी, खिलौनों को समझने लगता है, तब उसका सामना ऐसी चीजों से होता है जिनका अपना अलग दिमाग और अपनी अलग फाइलें होती हैं। आप दूसरे इंसानों की बात कर रही हैं? बिल्कुल। समाज में रहना, अपनी भावनाओं को समझना, दोस्त बनाना, सहानुभूति दिखाना, ये सब भौतिक दुनिया को समझने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसे मैं अपने उस पहले वाले सवाल से जोड़कर देखता हूँ। वो बच्चा जो स्मार्टफोन चला लेता है, वो खिलौना शेयर क्यों नहीं कर पाता? मुझे ऐसा लगता है कि अब तक बच्चा एक सिंगल प्लेयर गेम खेल रहा था, जहां सिर्फ वो था, उसके खिलौने थे और उसका दिमाग था। गेम के सारे नियम उसके अपने थे, लेकिन अब उसने मल्टीप्लेयर गेम में कदम रख दिया है। हाँ, अब दुनिया में दूसरे खिलाड़ी भी आ गए हैं जिन्हें उसी का खिलौना चाहिए। ये एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। सिंगल प्लेयर मोड से मल्टीप्लेयर मोड में आना बहुत बड़ा शिफ्ट है, लेकिन जो बात रिसर्च दिखाती है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अच्छा। हम अक्सर छोटे बच्चों पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो जिद्दी हैं, अपना खिलौना शेयर नहीं कर रहे या उनमें सहानुभूति नहीं है, लेकिन जीव विज्ञान या बायोलॉजी हमें कुछ और ही बताता है। जीव विज्ञान भावनाओं के मामले में? हाँ, शुरुआत में बच्चों के दिमाग में वो न्यूरल स्ट्रक्चर या वो हिस्सा पूरी तरह विकसित ही नहीं होता जो सहानुभूति या एम्पैथी के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। सच में? हाँ, 1, 2 या 3 साल का बच्चा सचमुच शारीरिक रूप से ये महसूस करने में असमर्थ होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है या कैसा महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अभी तक उस तरह से वायर्ड ही नहीं है। ओह, तो जब हम 1-2 साल के बच्चे को उसका खिलौना शेयर करने के लिए मजबूर करते हैं और उसे स्वार्थी कहते हैं, तो हम दरअसल उससे ऐसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं जिसका हार्डवेयर उसके पास अभी है ही नहीं। बिल्कुल। हम एक बिना इंटरनेट वाले कंप्यूटर से ईमेल भेजने की उम्मीद कर रहे हैं। कमाल है। खिलौना शेयर करना उसके लिए अपने अस्तित्व का एक हिस्सा खोने जैसा होता है। सामाजिक विकास रातों रात नहीं होता। ये अपनी भावनाओं पर काबू पाना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, और यहीं पर आत्मनियंत्रण की भूमिका आती है। तो इस मल्टीप्लेयर मोड में परिवार और स्कूल का जो वातावरण है, जिस पर नोट्स बहुत जोर देते हैं,
क्या वो एक तरह के चीट कोड की तरह काम करता है? मतलब अगर घर का माहौल अच्छा है तो बच्चा ये गेम जल्दी और आसानी से खेलना सीख जाएगा। चीट कोड कहना मुझे थोड़ा गलत लगता है। क्यों? सकारात्मक माहौल तो मदद करता है ना? मदद जरूर करता है, लेकिन चीट कोड से गेम तुरंत जीता जा सकता है बिना किसी मेहनत के। हाँ, ये तो है। सामाजिक और भावनात्मक विकास कोई हैक नहीं है। ये एक बहुत धीमी और अक्सर थका देने वाली प्रक्रिया है। परिवार और स्कूल चीट कोड नहीं है, बल्कि वो उस गेम के ट्यूटोरियल या गाइड है। हाँ, ये ज्यादा सही लगता है। वो ट्यूटोरियल जो बताते हैं कि इस नई दुनिया में कैसे सरवाइव करना है। बिल्कुल। अगर स्कूल या घर का माहौल तनावपूर्ण है, जहां बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता, तो उसका दिमाग हमेशा सर्वाइवल मोड में रहेगा। अगर वो डरा हुआ है तो वो सहानुभूति कैसे सीखेगा? ज्ञान और संज्ञानात्मक क्षमता तभी सही मायनों में काम आती हैं जब इंसान अपनी भावनाओं को रेगुलेट कर सके। सही बात है। अगर शिक्षक बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो बच्चा वही देखकर, यानी मॉडलिंग के जरिए, दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखता है। वो देखता है कि जब कोई गलती होती है तो चीखने के बजाय शांति से कैसे बात की जाती है। ये एक बहुत ही अहम बात है। तो हमने इन तीनों आयामों को अलग अलग करके देख लिया। शरीर जो सेंसर है, दिमाग जो प्रोसेसर है, और समाज जो एक मल्टीप्लेयर गेम है। लेकिन इन नोट्स का जो अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो इन सबको एक साथ पिरो देता है। और यही वो बड़ी तस्वीर है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो विकास के ये तीनों आयाम, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक, अलग अलग डिब्बे नहीं हैं। ये एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि आप एक को दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या ये एक डोमिनो इफेक्ट या चेन रिएक्शन की तरह है? बिल्कुल। इसे उसी उदाहरण से समझते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। मान लीजिए एक बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा नहीं है, उसे सही पोषण नहीं मिला। ठीक है, तो वो जल्दी थक जाएगा या कमजोर रहेगा? अब क्योंकि वो कमजोर है, वो मैदान में दूसरे बच्चों के साथ भाग-दौड़ कर नहीं खेल पाएगा। बिल्कुल। खेलकूद में हिस्सा न लेने की वजह से उसका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होगा, क्योंकि खेल-खेल में जो समस्या समाधान या रणनीतियां सीखी जाती हैं, वो उनसे महरूम रह जाएगा। और बात यही नहीं रुकेगी, है ना? क्योंकि वो बाकी बच्चों के साथ खेल नहीं रहा है, तो उसका सामाजिक विकास भी पीछे छूट जाएगा। एकदम सही। वो दोस्त नहीं बना पाएगा, टीम में काम करना नहीं सीख पाएगा, और हो सकता है कि इसी वजह से उसमें निराशा या गुस्सा भर जाए, जो उसके भावनात्मक विकास को नुकसान पहुंचाए। ये हुई ना पूरी तस्वीर। शुरुआत हुई थी सिर्फ एक शारीरिक कमजोरी या पोषण की कमी से, लेकिन उसने बच्चे के सोचने की क्षमता और उसके सामाजिक व्यवहार दोनों को प्रभावित कर दिया। कोई भी एक कड़ी कमजोर होने पर पूरा विकास चक्र धीमा पड़ जाता है। और शायद इसीलिए हम कहते हैं कि विकास बहुआयामी होता है। आप किसी इंसान को सिर्फ एक पैमाने पर नहीं नाप सकते। आप सिर्फ किसी का आईक्यू देकर ये नहीं कह सकते कि वो जीवन में कितना सफल होगा, अगर उसका भावनात्मक संतुलन या ईक्यू शून्य है। बिल्कुल। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात ये नोट्स स्थापित करते, वो ये है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो 20 साल की उम्र में आकर रुक जाती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे शारीरिक ताकत हमारी वो डेटा केबल है जो दुनिया की जानकारी अंदर लाती है। हमारा दिमाग अपने फाइलिंग सिस्टम और भाषा के जरिए उस डेटा को प्रोसेस करता है। और फिर हमारी भावनात्मक समझ हमें समाज रूपी मल्टीप्लेयर गेम में बिना किसी को चोट पहुंचाए और बिना खुद को तोड़े खेलना सिखाती है। ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं। और जब हम विकास को इस तरह टुकड़ों में गहराई से समझकर फिर से एक साथ जोड़ते हैं, तब हमें एहसास होता है कि शुरुआत में हमने दीवार पर पेंसिल से जो लंबाई नापने वाली लाइन खींची थी, वो हमें इंसान के विकास की कितनी सतही और अधूरी तस्वीर दिखा रही थी। बिल्कुल। और इसी अधूरी तस्वीर से आज एक बहुत ही गहरा सवाल निकल कर आता है श्रोताओं के लिए। हम अक्सर मानते हैं कि हम एक उम्र के बाद बड़े हो गए हैं, हमारी लंबाई बढ़नी रुक जाती है। लेकिन अगर विकास सच में एक सतत प्रक्रिया और एक बहुआयामी यात्रा है, तो क्या हमारा ये विकास कभी सच में रुकता है? बहुत अच्छा सवाल है। जरा सोचिए, क्या हम वयस्क होने के बावजूद अपने दफ्तरों में, अपनी मीटिंग्स में, अपने व्यक्तिगत रिश्तों में आज भी नए सामाजिक खिलौने जैसे क्रेडिट, अटेंशन या पावर शेयर करना नहीं सीख रहे हैं? क्या हम आज भी अपनी नई भावनात्मक आग से न जलना नहीं सीख रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि बचपन में शुरू हुआ ये विकास चक्र असल में जीवन भर चलने वाली एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है, जहां हम बस अपने खिलौने और मैदान बदल लेते हैं,
लेकिन मल्टीप्लेयर गेम के नियम आज भी वही हैं। सोचिएगा जरूर।